क्लास नंबर 3, लेक्चर का नाम लिख लो आप भारत में प्राच्य विद्या इतिहास लेखन। भारत में प्राच्य विद्या इतिहास लेखन, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग इन इंडिया। हिस्ट्री पढ़ने में मजा तो आ रहा है? एक्सपीरियंस मत करना हिस्ट्री को, केवल मजे ही लेना, ठीक है? क्योंकि केवल यूपीएससी देनी है, इतिहास में ज़्यादा इंक्लूड नहीं होना है अपन को। तो इसके पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉब्लम डिस्कस करी थी राइटिंग के साथ में, कि किस तरीके से वो लोग मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से इतिहास लिखा करते थे। कुछ लोग थे जिन्होंने ट्राई किया इतिहास लिखने का, बट उनके लिखे हुए को हम इतिहास नहीं बोल सकते। ओके, इनिशियली डिस्कस करने का ये सब एक ही रीज़न है कि आखिर एक बेसिक पॉइंट आपके सामने क्लियर हो जाए कि इतिहास क्या होता है और वो उसकी शुरुआत क्यों करी जाती है। तो लोग आए और हिस्ट्री लिखी, और इतना सिंपल काम भी नहीं था उन लोगों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए इतिहास लिखना। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे पावर में आती जा रही थी, वैसे वैसे लोगों के साथ, हिंदुस्तानी लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा था नॉर्थ साइड में, क्योंकि सबसे पहले कंपनी उत्तरी क्षेत्र में ही पहुंची थी पहली बार, यानी कि साम्राज्य रूप में। तो नए आइडिया आ रहे थे और सोसाइटी को समझने में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी था। फिर एक ग्रुप आ गया था जो मैंने आपको बता दिया था, उनको, उस ग्रुप को क्या कहा गया? ओरिएंटलिस्ट, यानी प्राच्य विद्या लेखक उनको बोला गया था। अब आप सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट नंबर 1, ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलवादी या ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलवादी, ओरिएंटलिस्ट लिखो। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना करी। एस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना करी इन 1784, 1784 में, टू ट्रांसलेट वेरियस एंशियंट इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय साहित्य को परिवर्तित करने के लिए, टू ट्रांसलेट वेरियस एंशियंट इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए, पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम जोन्स, विलियम जोन्स के प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम जोन्स। तो ओरिएंटल सोसाइटी के जो सबसे पहले व्यक्ति रहे वो थे विलियम जोन्स। ही वॉज द ग्रेट इंडोलॉजिस्ट, वे महान इंडोलॉजिस्ट थे। ही वॉज द ग्रेट इंडोलॉजिस्ट, वे महान इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट इज द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, जब भारत का इतिहास पढ़ना होता है तो उसे इंडोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो विलियम जोन्स क्या थे? भारत के इतिहास के जानकार थे। ही वॉज द ग्रेट इंडोलॉजिस्ट, वे भारतीय इतिहासकार थे। हु हैड स्टडीड संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी। हु हैड स्टडीड संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी। एंड वॉज मच इंटरेस्टेड इन इंडियन पास्ट, और भारतीय भूतकाल में रुचि रखते थे, और भारतीय इतिहास में रुचि रखते थे। एंड वॉज मच इंटरेस्टेड इन इंडियन पास्ट, भारतीय भूतकाल में रुचि रखते थे। द अर्ली ट्रांसलेशन इंक्लूडेड, शुरुआती अनुवाद किए गए। द अर्ली ट्रांसलेशन इंक्लूडेड, शुरुआती अनुवाद किए गए। ये पुराने लेक्चर से बेस बना रहा हूं मैं। सबसे पहला मनुस्मृति, मनुस्मृति, कॉमा, दूसरा भागवत गीता एंड सम अदर टेक्स्ट।
और अन्य पुस्तकों के, मनुस्मृति, भागवत गीता एंड सम अदर टेक्स्ट, और अन्य पुस्तकों के। अब देखो सारा ध्यान इन लोगों का जो टेक्स्ट के ऊपर था वो नॉर्थ इंडिया के टेक्स्ट के ऊपर था। सारा ध्यान उत्तरी भारत की तरफ क्यों था? क्योंकि उत्तर भारत में ये लोग सबसे पहले कॉलोनी बनाने के लिए पहुंचे थे, अंग्रेज, राइट। अब आप ये बोलोगे कि सर सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के कहाँ गए? जो लंबे चौड़े नाम वाले दस्तावेज होते हैं उनको कन्वर्ट क्यों नहीं किया? उनको कन्वर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जैसा उत्तर भारत है वैसा ही दक्षिण भारत भी होगा, पर सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं थी। उत्तर भारत बहुत अलग था और दक्षिण भारत अपने आप में बहुत अलग था। जो दक्षिण भारत का ट्रांसलेशन कब हुआ? बहुत समय बाद हुआ। मतलब आप ये मान के चलो 1940 के दशक में जाकर दक्षिण भारत की किताबें ट्रांसलेट होना शुरू हुई थी। उनमें से एक व्यक्ति का नाम भी आप लिख लीजिए जिन्होंने ये शुरुआत की थी दक्षिण भारत के इतिहास को ट्रांसलेट करने की। उनका नाम था नीलकंठ शास्त्री। 1940, अलग से लिखना ये सब, ओके। ये जो बोल रहा हूँ वो सब आपको अलग से लिखना है, इसमें नहीं लिखना है जो नोट में है। नीलकंठ शास्त्री 1940, स्टडीड अबाउट साउथ इंडिया हिस्ट्री, दक्षिण भारत इतिहास के बारे में पढ़ा। स्टडीड अबाउट साउथ इंडिया हिस्ट्री, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा। तो नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में पता लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो उसके बाद से ही फिर दक्षिण भारत थोड़ा सा लाइमलाइट में आने लग गया कि हाँ दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि क्या है, एक समय चलता है, संगम पीरियड। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो संगम पीरियड में फिर संगम लिटरेचर आ जाते हैं और उनकी अलग से बहुत सारी किताबें होती हैं। संगम लिटरेचर जब था, संगम लिटरेचर के समाप्त होने के ठीक बाद ब्राह्मणवाद का असर आना दक्षिण भारत में शुरू हो गया था। और जब ब्राह्मणवाद कहीं भी जाता है तो वो अपनी कास्ट सिस्टम लेके जाता है पूरा का पूरा। बट दक्षिण भारत में उस वक्त कास्ट सिस्टम बहुत वेग था, अस्पष्ट था। समझ में नहीं आता था कि ये कास्ट सिस्टम नॉर्थ जैसा क्लियर है या थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है या थोड़ा सा अलग है। तो ब्राह्मणवाद जरूर गया, कास्ट सिस्टम जरूर गया, लेकिन वो सेम टू सेम उत्तर जैसा नहीं था। उसमें कुछ बदलाव थे, थोड़े बहुत, अस्पष्ट था कुल मिला के। तो बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए, मनुस्मृति हुआ, गीता हो गई, और उसके अलावा आगे की सीरीज अपन देखें तो वो छोटे छोटे बच्चों के लिए वो कविताएं होती है ना जो राजा रानियों की होती थी, यस, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र इन सब की भी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गए और वो बहुत सरप्राइज हुए अंग्रेज। स्टार्टिंग में उनको बहुत अच्छा लगा कि भारत के अंदर फिलॉसफी तगड़ी है। जब दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो इंडिया की दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी बहुत अच्छी है, और उसके बारे में वो अच्छा लिखना चाहते थे। लेकिन जो अल्टीमेट फाइनलाइजेशन होता था, सब कुछ पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता था उसमें गड़बड़ हो जाती थी, ओके। तो गलत ही लिख देते थे पूरी तरीके से। आगे लिखो, वाइल दे वर इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस, जब वे इन कार्यों में संलग्न रहे, वाइल दे वर इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस, जब वे इन कार्यों में संलग्न रहे, they started coming up with so many new discoveries। तो उनके द्वारा कई नया ज्ञान पता लगना शुरू हुआ। they started coming up with so many new discoveries। तो उनके द्वारा कई नया ज्ञान पता लगना शुरू हुआ, सच एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जैसे कि हिंद यूरोप भाषा, सच एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जैसे हिंद यूरोप भाषा, कॉमा आर्यन रेस, आर्य वर्ग या आर्य जाति, कॉमा चंद्रगुप्त मौर्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य भी। ठीक है, इंडियंस को नहीं पता था ये सब, ओके। इंडियंस को नहीं पता था कि आर्य कहां से आए, इंडियंस को नहीं पता था कि हमारी भाषा यूरोप की भाषा से कुछ कुछ मेल खाती है, और इंडियंस को नहीं पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। उसका रीजन भी देखेंगे कि ऐसा क्यों सोचा था। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पश्चिम जगत में भी लिखा गया है और भारत में भी लिखा गया है, राइट।
और फिर गुप्त और मौर्य की बात अगर अपन डिस्कस करते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मॉर्निंग के लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था एंड में, कि चंद्रगुप्त मौर्य को बेसिकली सैंड्रोकेट्स कहा जाता था। तो सैंड्रोकेट्स कहाँ कहा जाता था? उसी समय चंद्रगुप्त के समय जब मौर्य साम्राज्य आया ही था, मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति भी पहुंचा था भारत में और एक किताब का नाम लिखा था, किताब लिखी थी इंडिका। ओके, तो उस इंडिका में एक नाम पाया गया जिस नाम को बोला गया सैंड्रोकेट्स या सैंड्रोकोट्स, दोनों नाम एक्सेप्टेड हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ो आप, अर्थशास्त्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो उस वक्त चाणक्य थे ही उस वक्त। तो दो किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य मिल गए, राइट? एक में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से और दूसरे में सैंड्रोकेट्स के नाम से, जो मेगास्थनीज की इंडिका में लिखी हुई थी। तो चंद्रगुप्त की हिस्ट्री जो सबसे पहले किसी को अगर पता चली, वो इनको पता चली थी, ओरिएंटलिस्ट को। ठीक है, अभी ओरिएंटलिस्ट में बहुत सारे नाम आने वाले, जिसमें से एक जेम्स प्रिंसिप का भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल ऊपरी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले किसको पता चला? ओरिएंटलिस्ट के बारे को ही पता चला, भारतीयों को नहीं पता था। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा, आपने एक और चीज लिख रखी है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, हिंद यूरोपीय भाषा। ठीक, इसमें एक व्यक्ति का आपको नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, अगेन दिस पर्सन, विलियम जोन्स। 1784 में विलियम जोन्स जब यहाँ आए, यहाँ पर स्टडी किया उन्होंने, भारत की भाषा को सीखा और समझा, तो उनको एक चीज कॉमन लगी कि भारत की संस्कृत, उसके अलावा यूनान की भाषा, उसके अलावा लैटिन भाषा, अंग्रेज भाषा, इन सभी भाषाओं में कुछ कॉमन चीजें हैं। ओके, इनके टोन क्या होते हैं, कई बार एक जैसे लगते हैं। जैसे पितृ बोल देते हैं तो फादर आ जाता है, ठीक है, पितृ करके बोलते थे संस्कृत में, तो वो क्या हो जाता है, इंग्लिश में जाते जाते फादर हो जाता है। भ्राता क्या हो जाता है, ब्रदर हो जाता है। मित्रा क्या हो जाता है, मदर हो जाता है। ओके, ये सारी चीजें उनको कॉमन लगी, तो उन्होंने कहा कि शायद सेंट्रल एशिया से जो आर्यन आए होंगे और जो फैले होंगे दोनों दिशाओं में, आधे यूरोप चले गए होंगे और आधे भारत आए होंगे, और समय के साथ साथ कल्चर जो इवॉल्व हुआ, जो भी संस्कृति पनपी, उन्होंने अपनी ही भाषा को मॉडर्नाइज कर लिया। यानी कि अगर दोनों भाषाओं को या दोनों शब्दों को अगर बहुत पुराना खींच के ले जाएंगे तो वो एक ही शब्द थे। दोनों लोग उसी जगह पर रहने वाले जो आर्यंस थे वो अलग अलग जगह गए, तो बोलने का तरीका थोड़ा बदल गया, बाकी मूल शब्द क्या था, एक ही था। ओके, तो संस्कृत को एक पुरानी लैंग्वेज का भी दर्जा माना गया कि ऐसा हो सकता है। अब शुरुआती ओरिएंटलिस्ट जितने भी थे ना, वो खराब बिल्कुल भी नहीं थे, बायस्ड नहीं थे। आपको याद होगा कि आगे चल के क्या होने वाले हैं, ये लोग बायस्ड होने वाले हैं। बायस्ड मतलब एक पक्ष रखने वाले हैं कि हम अच्छे हैं और भारतीय बुरे हैं। शुरुआत में वो बायस्ड बिल्कुल भी नहीं थे। ओके, उसका कहने का मतलब ये है कि जब आर्यन की बात ये लोग करेंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग नतीजे ये मिलेंगे कि एक तो भाषा सेम है, ओके, लगभग सेम है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी सेम है। और दूसरा, ये कोशिश करेंगे शुरुआती ओरिएंटलिस्ट कि भारतीयों को ये साबित कराया जाए कि आर्यन की जो जीवन शैली रही है वो भारतीयों से हमेशा ज्यादा अच्छी रही है। ओके, और हम आर्यन की तरफ से ही बात करते हैं। क्यों ऐसा हम बोला? क्योंकि तब तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी मालूम नहीं था, और ये माना जा रहा था कि अगर हम अफ्रीका जाते हैं तो हमको निग्रो मिलते हैं, पूरी तरीके से अनसिविलाइज्ड, कोई संस्कृति नहीं। हम अमेरिका गए तो वहां भी कोई संस्कृति नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है भारत में कहाँ की संस्कृति मिल जाएगी, जबकि भारत की पूरी संस्कृति थी। लेकिन हमारी आदत क्या थी, हम इतिहास नहीं समझते थे, हम जो दिन चलता था उसी में जीते थे। ओके, पर्टिकुलर की जगह हम क्या प्रेफर करते थे, जनरल प्रेफर करते थे, तो ये प्रॉब्लम हुआ। अब आगे क्या हुआ, ये ओरिएंटलिस्ट दो भाग में डिवाइड होने लग गए समय के साथ। पहले तो सब एक ही बातें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब एशियाटिक सोसाइटी का एवोल्यूशन होगा तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग सेक्शन नजर आएंगे। एक सेक्शन शायद मैक्स मूलर का हो जाएगा और दूसरा सेक्शन में कनिंघम वगैरह आ जाएंगे। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम का भी नाम आने वाला है इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब आप इसी पहले पॉइंट के अंदर जहां पे आपने ओरिएंटलिस्ट लिखा, उसी का सब पॉइंट बना के लिखो या उसी के अंदर हेडिंग डाल के लिखो, द डेवलपमेंट ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज
हिंद इतिहास विषय का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज, हिंद इतिहास विषय का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज। अब हिंदिया के बारे में जान रहे हैं तो बहुत सारे नए लोग आएंगे, स्टडी करेंगे और हर कोई अपना अपना मत देगा, वोट देगा कि मैं ये सोचता हूं, दूसरा कहेगा नहीं मैं ये सोचता हूं। तो अब ये डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के इतिहास के बारे में लिखने का। ओके, इसमें लिखो आफ्टर विलियम जोन्स के बाद द इंडोलॉजिकल स्टडीज डेवलप्ड अलोंग विथ 2 लाइन्स। हिंद इतिहास का विकास या हिंद ऐतिहासिक विषय का विकास, इंडोलॉजिकल स्टडीज डेवलप्ड, हिंद ऐतिहासिक विषय का विकास अलोंग विथ 2 लाइन्स, 2 भागों में हुआ। अलोंग विथ 2 लाइन्स, 2 भागों में हुआ, फुल स्टॉप। द फर्स्ट वॉज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। पहले भाग में प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन हुआ। द फर्स्ट वॉज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। पहले भाग में प्राचीन भारतीय पुस्तक का अध्ययन हुआ, विच वॉज लेड बाय कोलब्रुक एंड मैक्स मूलर, जिसे कोलब्रुक और मैक्स म्यूलर ने बढ़ाया। विच वॉज लेड बाय कोलब्रुक एंड मैक्स म्यूलर, जिसे कोलब्रुक और मैक्स म्यूलर ने बढ़ाया, फुल स्टॉप। कोलब्रुक वॉज अ मैथमेटिशियन। कोलब्रुक एक गणितज्ञ थे। कोलब्रुक वॉज अ मैथमेटिशियन, वे एक गणितज्ञ थे। स्टडीड संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। Who studied संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। एंड ट्राइड टू रिकवर द वेदास, और वेदों का पुनरुत्थान किया। एंड ट्राइड टू रिकवर द वेदास, और वेदों का पुनरुत्थान किया। दिस फेलो ट्राइड टू प्रूव सिमिलैरिटीज बिटवीन ऋग्वेद एंड ज़ेन एवेस्ता। इस व्यक्ति ने ऋग्वेद और ज़ेन एवेस्ता में समानता बताने की कोशिश की। दिस फेलो या दिस पर्सन ट्राइड टू प्रूव सिमिलैरिटीज बिटवीन ऋग्वेद एंड ज़ेन एवेस्ता। इस व्यक्ति ने ऋग्वेद और ज़ेन एवेस्ता में समानताएं बताने की कोशिश की। वो दारू वारू वाले कुछ शब्द ढूंढ लिए थे उसने कि देखो ये तो एक जैसे दिख रहे हैं। सोम, ठीक है, तो यहाँ सोमास करके कुछ था तो यहाँ सोम हो गया, तो लगा कि कॉमन तो है दारू पीते और ये बोलते भी वही है दारू। तो ये कोलब्रुक ने बोला था सबसे पहले। ये ज़ेन एवेस्ता मध्य एशिया की किताब है, ये भारत की नहीं है, ये भारत की शुरुआती किताब है। विच वॉज सेंट्रल एशियन टेक्स्ट, जो मध्य एशिया की पुस्तक थी, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। वेदर मैक्स मूलर आफ्टर लर्निंग संस्कृत, और मैक्स मूलर संस्कृत सीखने के बाद, वेदर मैक्स मूलर आफ्टर लर्निंग संस्कृत, एवं मैक्स मूलर संस्कृत सीखने के बाद ट्रांसलेटेड नंबर्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट, ने कई मनुलिपियों का अनुवाद किया। ट्रांसलेटेड नंबर्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स, ने कई मनुलिपियों का या मनुस्मृतियों का अनुवाद किया। विद द नेम, और नाम रखा इंग्लिश में ही लिखना, द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज,
द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज। तो मनुस्मृति मनुलिपियों का अनुवाद करने के बाद पूरी सीरीज बनाई उन्होंने, जिसका नाम लिखा द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज, फुल स्टॉप। Somehow his efforts helped us, इनके प्रयत्नों से हमें मदद मिली। Somehow his efforts helped us, इनके प्रयत्नों से या प्रयासों से हमें मदद मिली to understand the ancient Indian civilization, प्राचीन भारतीय सभ्यता को समझने में। To understand ancient Indian civilization, प्राचीन भारतीय सभ्यता को समझने में, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द सेकेंड ग्रुप स्टार्टेड, दूसरे समूह ने, दो समूह बट रहे, पहले समूह की बात कर ली। द सेकेंड ग्रुप स्टार्टेड, दूसरे समूह ने शुरू किया स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, पुरातात्विक खोज का अध्ययन। स्टार्टेड स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, पुरातात्विक खोजों का अध्ययन, कॉमा, ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, पुराने शिलालेख, ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, पुराने शिलालेख, पत्थर ढूंढे और उनको पढ़ा, कॉमा, कॉइन्स, सिक्के, एंड मॉन्यूमेंट्स, एवं स्थल, एंड मॉन्यूमेंट्स, एवं स्थल, विच वॉज डन बाय कनिंघम एंड जेम्स प्रिंसिप, जो किया गया कनिंघम एवं जेम्स प्रिंसिप द्वारा। मतलब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, पुरानी जगह खोदी, पुराने पत्थर खोदे, पुराने सिक्के खोदे, जितनी पुरानी जगह थी वो सब खोजी, और फिर एक निष्कर्ष निकाला कि इतिहास क्या होगा। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि अशोक के जो जितने भी एपिग्राफी हैं या एडिक्स हैं, वो उनकी खोज किसने करी, तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे, जेम्स प्रिंसिप ही थे। ओके, आर्कियोलॉजी की बात करें तो आगे लिखो, देयर एफर्ट्स ऑल्सो हेल्प कंटेम्पररी पीपल, इनके कार्यों से समकालीन लोगों को भी मदद मिली। देयर एफर्ट्स ऑल्सो हेल्प्ड कंटेम्पररी पीपल, इनके प्रयासों से समकालीन लोगों को भी सहायता मिली। टू क्रिएट द हिस्ट्री इन अ बेटर वे, कि इतिहास को सही रूप दे सकें। टू क्रिएट द हिस्ट्री इन अ बेटर वे, कि इतिहास को एक सही रूप दे सकें। एज नाउ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वर ऑल्सो यूज्ड, क्योंकि अब पुरातात्विक स्रोतों का भी उपयोग हो सकता है। एज नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वर ऑल्सो यूज्ड, क्योंकि अब पुरातात्विक स्रोतों का भी इस्तेमाल हो सकता था, फुल स्टॉप। डेफिनेटली दीज ओरिएंटलिस्ट, निश्चित ही ओरिएंटलवादियों ने, डेफिनेटली दीज ओरिएंटलिस्ट, निश्चित ही इन ओरिएंटलवादियों ने ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन पास्ट इन अ मॉडर्न वे, आधुनिक तरीकों से भारतीय इतिहास समझने की कोशिश की। ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन पास्ट इन अ मॉडर्न वे, आधुनिक तरीकों से भारतीय इतिहास समझने की कोशिश करी, फुल स्टॉप। नाउ द इंडियंस ऑल्सो केम टू नो अबाउट देयर ग्लोरियस पास्ट, अब भारतीयों को भी अपने महान इतिहास की जानकारी होने लगी। नाउ द इंडियंस ऑल्सो केम टू नो अबाउट देयर ग्लोरियस पास्ट, अब भारतीयों को भी अपने महान
इतिहास की जानकारी होने लगी, सच एस चंद्रगुप्त, जैसे कि चंद्रगुप्त, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, हिंद भारतीय भाषा, एंड अशोक, अशोक आदि के बारे में, अशोक एक्सेट्रा, अशोक आदि के बारे में। पैराग्राफ चेंज। इट वॉज देयर एफर्ट्स दैट, इन्हीं की कोशिशों के कारण, इट वॉज देयर एफर्ट्स दैट, इन्हीं की कोशिशों के कारण, द स्क्रिप्ट सच एज ब्राह्मी गॉट डेसिफर्ड, ब्राह्मी लिपि का अर्थ लगाया गया। द स्क्रिप्ट सच एज ब्राह्मी गॉट डेसिफर्ड, ब्राह्मी लिपि का अर्थ पता चल सका। तो ब्राह्मी लिपि को खोजने वाले भी हम नहीं थे, अंग्रेज आए, ब्राह्मी लिपि को समझा और फिर हमारे लिए रेडी करा। ओके, विच डेफिनेटली फैसिलिटेटेड द हिस्ट्री राइटिंग, जिसने निश्चित ही इतिहास लेखन की सहायता करी। विच डेफिनेटली फैसिलिटेटेड द हिस्ट्री राइटिंग, जिसने निश्चित ही इतिहास लेखन की सहायता करी। फुल स्टॉप। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, द होल वर्ल्ड गॉट अवेयर ऑफ इंडियन पास्ट, पूरे विश्व को भारतीय इतिहास की जानकारी मिली। द होल वर्ल्ड गॉट अवेयर ऑफ इंडियन पास्ट, पूरे विश्व को भारतीय इतिहास की जानकारी मिली। एंड मेनी यूरोपियंस, और कई यूरोपीय, ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से आकर्षित हुए। गॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से आकर्षित हुए। एंड पर्सन लाइक कालिदास, और कालिदास जैसे व्यक्ति, एंड पर्सन लाइक कालिदास, और कालिदास जैसे व्यक्ति, बिकेम फेमस इन वेस्ट, पश्चिम में मशहूर हुए। बिकेम फेमस इन वेस्ट, बिकेम पॉपुलर इन वेस्ट। फेमस तो जिंदा आदमी होता है, ओके। पॉपुलर जिंदा और मरा दोनों आदमी हो सकता है। बिकेम पॉपुलर इन वेस्ट। तो कई बार चीजें सामने होती है और हमें उसकी जानकारी नहीं होती, ओके, कि वो शिलालेख है। इस पूरे स्टेटमेंट में आपको लग रहा है ना कि भारतीयों को क्या कुछ भी नहीं पता था, ये आए और इन्होंने ही सब पता लगाया। भारतीयों को पता था कि मेरे घर के पास में एक पत्थर पड़ा है, पता नहीं कब से, और मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है। मेरे घर से शायद थोड़ी दूर इटारसी के आसपास भोपाल के बीच में एक गुंबद है जो पता नहीं कब से बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पूरा जंगल ने घेर रखा है उसको, कोई नहीं जाता वहां पे। किसको पता वो सांची स्तूप था, क्योंकि उस वक्त कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता था, क्योंकि हम आज को जीते थे, पास्ट को नहीं। सांची स्तूप की हालत, जब उसको जितने भी मॉन्यूमेंट्स मिले ना, सबकी हालत खराब ही थी। बाद में वो साफ सफाई हुई, कंस्ट्रक्शन करवाया, सरकार ने ठीक करवाया और फिर टूरिज्म स्टार्ट हुआ। उसके पहले, क्योंकि भारत में कितने मॉन्यूमेंट मिलेंगे आपको, आप इस एरिया में 2 किलोमीटर दूर घूम लो, आपको मॉन्यूमेंट मिल जाएगा, बहुत पुराना मंदिर जिसमें एक पत्थर लगा है और वो पत्थर पता नहीं कितना पुराना है, इतिहास ही नहीं मालूम, बस पूजा करना है। ओके, ये चीजें रहती हैं। तो ऐसा होता है। किसी भी अब स्तूप के बारे में आपको अगर पता लगाना हो तो उसके लिए पहले आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना, इतिहास का पता लगाना पड़ेगा। इतिहास का पता लगेगा तब पता चलेगा कि ये स्तूप क्या है, और उस स्तूप को जांच परख के उसकी और इतिहास के बारे में डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। वो काम करना पड़ता है, तभी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। इंपॉर्टेंस तो तभी समझ में आएगी ना जब पता ही नहीं कि वो क्या है, तो पढ़ा है। और जब पता लग जाएगा कि कितना जरूरी था ये भारत के इतिहास के लिए, तो अचानक से जरूरी हो जाता है।
तो हम उस वक्त के थे जब हमारे लिए ये चीजें जरूरी नहीं थी, इसलिए पड़ी रहती थी वो। समय के साथ प्रकृति ने उसको घेर लिया था और दिखाई देना ही बंद हो गई थी वो। ठीक है, अर्थशास्त्र था ये क्या हमेशा से पता था? एक व्यक्ति का नाम लिखो, अर्थशास्त्र, शास्त्री नाम है उसका, लिखो। अर्थशास्त्र का जो डेसिफिकेशन किया था वो उसने किया था, आर राम शास्त्री, श्याम शास्त्री ने, आर श्याम शास्त्री। तो ये होता है। सांची स्तूप पड़ा हुआ था, वो तो अलेक्जेंडर कनिंघम सही टाइम पे पहुंच गया और उसने देखा कि ये क्या है, फिर इंटरेस्ट आया, फिर खोज खबर निकाली, ब्राह्मी लिपि डिस्क्रिप्ट किया, धर्म के बारे में पता लगाया, बुद्ध, और फिर पता चला अच्छा ये तो सांची स्तूप है। लोगों को पता था कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, टूटी फूटी खंडर है, बस ये पता था। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त भी तो यही पता था ना कि ईंटें जमीन के नीचे बहुत है, बस यही पता था ना। ये तो नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हम ही उनके वंशज हैं, ये नहीं पता था। ओके, अशोक के एडिक्ट्स थे तो थे, वो आप उड़ीसा में जाओगे कलिंग के आसपास तो वहां पे एक हाथी मिल जाएगा पड़ा हुआ जंगल के बीच में, वो अशोक ने बनवाया था। फिर बाद में पता चला कि अशोक एडिक्ट है और उसको फिर जेम्स प्रिंसिप ने खोजा अशोक के बारे में, जितने जितने शिलालेख थे, कुल मिला के 16 शिलालेख हैं। ओके, जिसमें से 10 बड़े हैं, 3 छोटे छोटे शिलालेख हैं, ये सब मिले हैं। बात क्या है कि आप हमेशा जीवन भर ये रहो, कभी बाहर निकले नहीं, बाहर का ज्ञान नहीं, और आपको बोला गया रुपया ही सब कुछ होता है, तो आप रुपये को ही मान्यता दोगे, उसी को लेजिटिमेट मानोगे। आपने बाहर की करेंसी देखी नहीं कभी और अचानक से आपको यह पकड़ा दिया और आपको ज्ञान नहीं है इसका। 100 रुपए दिए तो आप खुश होते, $100 दिए तो आपको लगेगा कागज का टुकड़ा, जबकि असल में वो 6000 रुपए लेके बैठा है वो एक कागज का टुकड़ा। तो नॉलेज होना जरूरी है, और हम यहीं रह गए, हमने अलग अलग जगहों का नॉलेज संग्रहित नहीं किया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। तो रूइंस थे पर इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे लिए, खंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, तो पता ही नहीं था कि अशोक कौन था। इंडिया में बहुत मॉन्यूमेंट्स है बट कोई बॉदर नहीं करता, क्योंकि पता है बहुत है, कहां कहां कितना ध्यान दोगे, कितने शिलालेख पढ़ते रहोगे एक एक करके। ठीक है, एक और चीज लिख लो आप, भीमबेटका केव्स के बारे में। भीमबेटका गुफाएं अलग से लिखना है, ये सब लोगों को पता था कि भीमबेटका गुफा है वो, पर लोगों को पता नहीं था कि भीमबेटका बोलकर हम ये मान लेते थे कि भीम का आश्रय हुआ करता था ये एक जमाने में, वो मनगढ़ंत चल रहा है मन से ही। बाद में एक व्यक्ति था वाकानेर, वाकानेर जो अंग्रेज था वो भोपाल से इटारसी जा रहा था, ठीक है, ट्रेन में, और ट्रेन में चलते चलते अचानक से उसको भीमबेटका गुफा दिखाई दी। अगले स्टेशन पे उतर गया वो और वापस पीछे गया कि गुफा पे जाना है, क्या है ये, आर्कियोलॉजिस्ट था। वहां जाके फिर पता चला कि भीमबेटका बहुत पुरातात्विक स्थल है, काफी प्राचीन स्थल है। 1958 में मिला था भीमबेटका, 1958 में, ठीक है, वाकानेर को मिला था। अभी सिंपल सी बात है ना, आज वो टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, सरकार उसको संरक्षण देती है। एक सेकंड के लिए मान लो कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन करना बंद कर दिया इन सब का, तो क्या बच पाएंगे वापस? हम फिर भूल जाएंगे, क्योंकि हमको वैसे ही सिखाया गया है। आज भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है तो भी हम बर्बाद कर देते हैं मॉन्यूमेंट्स को अलग अलग तरीकों से, नए नए तरीकों से। इसके अलावा फिर वेद वगैरह थे, ठीक है। कहने को अगर ये बोलते हैं हम कि ठीक है हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन अपोज करने वाले ये भी तो बोलेंगे कि वेद कितने प्राचीन है, हमको तो पता था कि वेद है। बट वेद आप लोगों को ऐसा, भारतीयों को ऐसा पता था कि उस वेद को पढ़ के आपको जीवन कैसे चलाना है। वेद को ऐतिहासिक रूप से नहीं पढ़ा जाता था, तो ये एक फर्क हो गया था, इसलिए वेद को हिस्टोरिकल पोर्शन में नहीं रखा जाता।
वो केवल जीवन का स्रोत था, इतिहास का स्रोत नहीं था। ठीक है, तो कोई पढ़ता भी नहीं। आज कौन से पढ़ लेते हो आप वेद? पढ़ा कभी वेद? पंडित पढ़ते हैं बस। रामायण महाभारत पूरी पढ़ी कभी? देखी होगी लेकिन पढ़ी नहीं। भागवत गीता पढ़ी नहीं? पढ़ी। तो ये होता है। क्लियर बात है, बुरा लग सकता है। हिंदू क्लास जो थी ना, वो कमर्शियल ज्यादा थी, रिलीजियस कम थी। ओके, वाणिज्य ज्यादा होता था, वाणिज्य का शौक ज्यादा था, व्यापार का शौक, और धार्मिक शौक थे पर व्यापार जितने नहीं थे। तो कमर्शियल शौक देखो और रिलीजियस शौक देखो, इस धर्म की वजह से ही कमर्शियल शौक पूरे हो पाते थे, क्योंकि धर्म की आड़ में शोषण करके फिर व्यापार के द्वारा पैसा कमाया जाता था। तो धर्म भी जरूरी था, लेकिन धर्म क्यों जरूरी था? व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर जब ये लोग समझाना शुरू हुए तो इनका प्रभाव बढ़ता चला गया। और आज अगर कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी जाओगे तो एक डिपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटलिस्ट। ओके, जिसमें प्राचीन चीजों के बारे में पढ़ा लिखा देखा समझा जाता है, कन्वर्जन, ट्रांसलेशंस, वो सब किए जाते हैं, सब जगह चलता है ये। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, ओरिएंटल्स के। ओरिएंटल बुरे नहीं थे। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने ये चीज सीख ली थी, उनको पता चल गया था कि हाँ, अच्छा नॉलेज इंडिया में है, संस्कृत जैसी भाषा भी है, और जो सबसे प्राचीन भाषा है शायद, और ये उन्होंने बोला, मना नहीं किया। तो एक पॉजिटिव साइड था। एक नेगेटिव साइड भी था ओरिएंटलिस्ट का, जिसमें कहा गया आर्य रेस की ही वजह से भारत में सभ्यता आई, उससे पहले भारत में सभ्यता नहीं थी। दोनों साइड थे बेसिकली। द ओरिएंटलिस्ट डेफिनेटली हैड सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ओरिएंटलिस्ट वादियों में जरूर कुछ नकारात्मक पहलू थे। द ओरिएंटलिस्ट डेफिनेटली हैड सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ओरिएंटल वादियों में जरूर कुछ नकारात्मक पहलू थे। एज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यन रेस, जैसे कि आर्य वर्ग या आर्य जाति, कॉमा, इग्नोरेंस ऑफ द्रविडियंस, द्रविड़ लोगों को नकारना। कभी ध्यान ही नहीं दिया दक्षिण भारत में, तो द्रविड़ को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, साउथ इंडियंस को इग्नोर कर दिया। तो ये बुरा ही लिख रहे हैं अपन, कॉमा, द सुपीरियोरिटी ऑफ अपर कास्ट, उच्च जाति का प्रभुत्व आदि। द सुपीरियोरिटी ऑफ अपर कास्ट एक्सेट्रा, उच्च जाति प्रभुत्व इत्यादि। ऑल्दो, हालांकि, दीज आइडियाज वर नेग्लेक्टेड लेटर ऑन, इन विचारों को बाद में नकार दिया गया। These ideas were neglected later on, इन विचारों को बाद में नकार दिया गया। But these were so dominant, किंतु इन विचारों का प्रभुत्व इतना ज्यादा था। But these were so dominant, किंतु इन विचारों का प्रभुत्व इतना ज्यादा था। In Indian history writing, भारतीय इतिहास लेखन में, दैट स्टिल, कि आज भी इतिहासकार, दैट स्टिल द हिस्टोरियंस, कि आज भी इतिहासकार, आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दीज, इनसे जूझ रहे हैं। आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दीज, इनसे जूझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला ग्रुप पढ़ा जिसने इतिहास लिखना शुरू किया, नॉट एग्जैक्टली इतिहास लिखना शुरू किया। ये हो गया पहला ग्रुप। अब सेकंड हेडिंग डाली है और अब हम दूसरे ग्रुप पे जा रहे हैं। ओरिएंटलिस्ट का हो गया काम खत्म। सेकंड ग्रुप में आ जाइए और सेकंड ग्रुप का नाम लिखिए ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, अंग्रेज साम्राज्यवादी। ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, अंग्रेज साम्राज्यवादी, ब्रैकेट कॉलोनियल, उपनिवेशवादी, ब्रैकेट कॉलोनियल, उपनिवेशवादी,
हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन। ये अगला ग्रुप है जो इतिहास लिखेगा। आपने किसी ओरिएंटलिस्ट की बुक को कभी पढ़ा है? वो भी नहीं पढ़ा होगा। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि किसी ने कभी बुक लिखी ही नहीं। ओके, तो नहीं मिलेगी बुक। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ओरिएंटलिस्ट इतिहास के बारे में बताते थे। हाँ, मैक्स मूलर, कोलब्रुक, कनिंघम, प्रिंसिप सबने हिस्ट्री में काम किया, लेकिन हिस्ट्री में काम करते वक्त वो हिस्ट्री की किताबें नहीं लिखते थे, वो अपनी रिसर्च के नोट्स लिखते थे। तो टेक्निकली अब ऐसा पहली बार होने वाला है कि भारत का इतिहास अब लिखा जाएगा दूसरे ग्रुप के द्वारा। और वो दूसरा ग्रुप कौन आ गया? अंग्रेज साम्राज्यवादी। राइट? देखो क्या हुआ है, ऑफिशियल हिस्ट्री के बारे में अगर ध्यान से देखो, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इतिहास कायदे से इन लोगों को लिखना था, लेकिन शायद इतिहास पनप रहा था, इतिहास को लिखने का तरीका पनप रहा था, तो ये लोग तो अपने नोट्स लिखते थे और उन नोट्स में ही बता दिया करते थे, इतिहास नहीं बोलते थे। वो ये बोलते थे हमने इतना परीक्षण किया, हमें ऐसा लगा। ये किसने किया? ओरिएंटलिस्ट ने। अब जब ये दूसरा ग्रुप आएगा तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा कि अरे इन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं, अब हम लिखेंगे पूरा। तो ऑफिशियली सबसे पहली बार इतिहास अब भारत का लिखा जाना शुरू हो रहा है, जो यहां से होगा सेकंड ग्रुप से। क्लियर है? तो पहले ग्रुप ने भी भारत का इतिहास नहीं लिखा है, इतिहास पता लगाया है, लिखा नहीं है, अपने रिसर्च नोट्स बनाए हैं, लेकिन केवल इतिहास से जोड़कर। इसमें लिख लो आप, इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य की बात है, दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, की प्रथम प्रमुख इतिहास भारत का, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रथम प्रमुख भारतीय इतिहास, केम नॉट फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट साइड, ओरिएंटल वादियों की ओर से नहीं आया। केम नॉट फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट साइड, ओरिएंटलिस्ट की ओर से नहीं आया, बट देयर ग्रेट ओपोनेंट जेम्स मिल, किंतु उनके विरोधी जेम्स मिल द्वारा आया। बट देयर ग्रेट ओपोनेंट जेम्स मिल, किंतु उनके विरोधी जेम्स मिल के द्वारा आया। फुल स्टॉप। दीज इंपीरियलिस्ट ऑथर्स, ये साम्राज्यवादी लेखक, यूटिलाइज्ड ओरिएंटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च, यह साम्राज्यवादी लेखक ने ओरिएंटल की समझ का इस्तेमाल किया, यूटिलाइज्ड ओरिएंटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च की समझ का इस्तेमाल किया, एंड स्टार्टेड राइटिंग द हिस्ट्री ऑन इंडिया, और भारत का इतिहास या भारत पर इतिहास लिखना शुरू किए। एंड स्टार्टेड राइटिंग द हिस्ट्री ऑन इंडिया, और भारत का इतिहास लिखना शुरू किया। फुल स्टॉप। अब पहली किताब आ रही है इतिहास की। जेम्स मिल रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल ने लिखी भारत का इतिहास। ये आ गई पहली बुक, जिसको आप प्योर फॉर्म में क्या बोल सकते हो? इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री की पहली किताब है। ओके, अब जाके आइए जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिखा फुल स्टॉप। देन बाय एल्फिनस्टोन, इसके बाद आए एल्फिनस्टोन, नाम सुना भी होगा। देन बाय एल्फिनस्टोन, इसके बाद आए एल्फिनस्टोन, सामने नाम लिखो इनकी किताब का, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमेडियन इंडिया,
एल्फिनस्टोन की किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमेडियन इंडिया, हिंदू एवं मोमेडियन भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमेडियन इंडिया, फुल स्टॉप। These people had a biased idea. इन लोगों का एक तरफा विचार था। These people had biased idea. इन लोगों का एक तरफा विचार था। And for them history was simply a tool. और उनके लिए इतिहास केवल एक हथियार बना। And for them history was a simple tool. इतिहास केवल एक हथियार बना। किस लिए बना? टू जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कि भारत में औपनिवेशिक राज क्यों सही है। टू जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कि भारत में औपनिवेशिक राज क्यों जरूरी है। सो फार सम गवर्नर जनरल्स वर सपोर्टिंग ओरिएंटलिस्ट आइडिया, हालांकि कुछ गवर्नर जनरल ओरिएंटलिस्ट का समर्थन कर रहे थे। सो फार सम गवर्नर जनरल्स वर सपोर्टिंग द ओरिएंटलिस्ट आइडिया, कुछ गवर्नर जनरल ओरिएंटलिस्ट विचार का समर्थन कर रहे थे। बट नाउ, किंतु अब, यूटिलिटेरियनिज्म बिकेम डोमिनेंट आइडिया, उपयोगितावाद प्रभावी विचार बना। यूटिलिटेरियनिज्म बिकेम डोमिनेंट आइडिया, उपयोगितावाद अब प्रभावी विचार बन गया। एल्फिनस्टोन के अलावा एक और का नाम लिख लेना, मुनरो। ठीक है, जेम्स मिल पहला, जेम्स मिल के बाद कौन आया? एल्फिनस्टोन और फिर मुनरो। तो ये एल्फिनस्टोन और मुनरो जो थे ना, इन्होंने क्या सपोर्ट किया? यूटिलिटेरियनिज्म, ओरिएंटल नहीं। ओरिएंटल में तो अच्छा और बुरा दोनों बताते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है उपयोगितावाद, जितना उपयोग करना है अपने भले के लिए, इसको हथियार बनाकर हम भारत का इतिहास लिख सकते हैं, ताकि वो हमारे लिए और हमारे साम्राज्य के लिए अच्छा रहे। अब यहां पर पूरा बिगड़ेगा इतिहास। लिखना शुरू हुआ है मतलब बिगड़ना भी शुरू हुआ है। ओके, इसलिए प्रमोशन भी जल्दी मिल जाता था इन लोगों को। बढ़िया लिखते थे ये, पढ़ने वालों को मजा आता था। ठीक है, कि कितने अनसिविलाइज्ड लोग हैं भारत में, इनको कुछ ज्ञान नहीं, इनको इनका इतिहास नहीं पता, तुरंत प्रमोशन, अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। और ये साबित करते थे कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, संस्कृति नहीं और ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं। ठीक है, पुराने जमाने की सोच विचार रखने वाले लोग होते हैं। ओरिएंटलिस्ट ऐसा नहीं कहते थे, ये ध्यान रखना, फर्क है दोनों में, इसमें और इसमें। ओके, एक वो याद है आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 के बाद में आएगा वो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज इन द सपोर्ट ऑफ ओरिएंटल। ओरिएंटल तबके को बहुत सपोर्ट करता था, भारतीयों को एक अच्छा मानता था और भारतीय इतिहास का भी सम्मान करता था। ठीक है, जैसे उसने आते से ही हर जनरल इसके बाद जो आएगा ना, वो कुछ बदलाव लेकर आएगा जुडिशियल सिस्टम में, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जब आया था, उस वक्त उसने बोल दिया था कि जैसा प्राचीन भारत में जो सिस्टम चल रहा है, शायद वो वैसा का वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, हम कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे रेवेन्यू सिस्टम वही रहने दिया, न्याय व्यवस्था, जुडिशरी जो भी चलती थी, लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, वो भी वही रहने दी। एक वो आया था आगे चल के, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो वो भी एक तरीके से भारतीय इतिहास से अलग नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम प्राचीन भारत में जो व्यवस्था होती थी जमींदारी की, वैसे ही कुछ था। फिर क्या हुआ, ये दो आ गए। तो एल्फिनस्टोन और मुनरो बोलने लगे, नहीं, हम ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी का समर्थन नहीं करते, रायतवारी लाओ।
सबसे पहला सपोर्ट भी इन दोनों ने करा, रायतवारी का। रायतवारी क्या होता है? रायतवारी का मतलब होता है कि जमींदार जैसा कुछ नहीं होता उसमें, और जो किसान होते हैं वही जमीन के मालिक मान लिए जाते हैं, हालांकि होते नहीं है। ओके, ताकि वो डायरेक्ट टैक्स दे सके अंग्रेजों को, तो रायतवारी व्यवस्था होती है। तो ये व्यवस्थाएं अब चेंज हो रही हैं, किन लोगों के कारण? इन जैसे लोगों के कारण, एल्फिंस्टोन और मुनरो जैसे लोगों के कारण। सब बदलता जा रहा है समय के साथ साथ। तो हमेशा इंडियन सिस्टम को इन्होंने क्या बोला? सड़ चुका है, भारतीय व्यवस्था ही सड़ी हुई है, पुरानी हो चुकी है। और फिर जस्टिफाई करने को मिल जाता था कि नहीं, कॉलोनाइजेशन बहुत सही है, तुम्हारे ऊपर एक राजा का होना जरूरी है। ओके, तो गलत कंक्लूजन निकल रहा है इंडिया के बारे में। एज द इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस हैड टू जस्टिफाई कंपनी रूल इन इंडिया, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों को कंपनी शासन सही बताना था। एज द इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन हैड टू जस्टिफाई कंपनी रूल इन इंडिया, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों को कंपनी शासन सही बताना था। That is why they desperately gave some biased conclusions. इसीलिए वे लगातार एक तरफा निर्णय देते रहे। That is why they desperately gave some biased conclusions. इसीलिए वे लगातार एक तरफा निर्णय देते रहे। क्या निर्णय देते रहे? लिखो, एज इंडिया वॉज, कि भारत है, डैश लगा के सब लिखो कि भारत क्या है, सब गंदा है। पहला, स्टैग्नेंट सोसाइटी, स्थिर समाज वाला, मतलब विकास नहीं करता, डेवलपमेंट नहीं करता, जहां है वहां पर पड़ा हुआ है, इनमें कोई इच्छा नहीं है डेवलपमेंट करने की, स्टैग्नेंट हो गई है, आगे बढ़ना रुक गया है इनके समाज में। कॉमा, वो कारण बता रहे कि क्यों रुक रखे थे अपन, वैसे भी पता था ना कि वो हिंदुइज्म और वो मानना है, डेवलपमेंट करके क्या हो जाएगा, और स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा थे बजाय मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के, भौतिक चीजों में जाने के बजाय आध्यात्म पे ज्यादा ध्यान देते थे। कॉमा, दूसरा, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य निरंकुशता, इसको अंडरलाइन करना, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य निरंकुशता। कॉमा, तीसरा कारण, आर्यंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आर्य की वजह से ही समाज का विकास हुआ। आर्यंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, आर्य की वजह से ही, आर्यों की वजह से ही भारतीय समाज का विकास हुआ, एक्सेट्रा इत्यादि। तीनों के मीनिंग समझ में आ गए? स्टैग्नेंट सोसाइटी मतलब समाज स्थायी हो गया, स्थिर हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वही सोच। आर्यन रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ये सोच। और तीसरा, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य निरंकुशता। क्या मतलब होगा अब इसका? ये अपने आप में क्वेश्चन बन के आ सकता है। भारत के बारे में विदेशियों ने कहा है कि भारत ओरिएंटल डेस्पोटिक है, प्राच्य निरंकुश है। क्या होता है इसका मतलब? देखो क्या मतलब होता है, कंपेयर करना एक तरीके से। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का मतलब होगा आप भारत की व्यवस्था को पश्चिम से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि डेस्पोटिक का ठीक उल्टा होता है डेमोक्रेसी। ओके, डेस्पोटिक का मतलब होता है एक छत्र राज किसी एक राजा का। तो एक व्यक्ति का राज होगा तो वो क्या होगा, डेस्पोटिक ही होगा, मतलब अपनी मनमानी करेगा। और हम तो पश्चिम से आए हैं, यूनान से, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से ही राजा चुना जाता था। राजा फिर भी हमारे यहां होता था लेकिन लोग चुनते थे। तो ये एक प्रकार से भारत के बारे में बोला जा रहा है, निरंकुश प्राच्य थे। ओके, यानी किंग विल बी द अल्टीमेट विल, किंग जो बोलेगा भारत के अंदर, भारत का राजा, वो ही फाइनल रहेगा। क्या इस बात से आप सहमत हो? नहीं होना है,
ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज राजा कब बनता है? राजा भगवान और ईश्वर के आदेश से तो बनता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जनता। जनता जब तक राजा मानेगी तब तक राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो, प्रजा का समर्थन था इसीलिए बना, और नंद वंश, वो धनानंद क्या नाम था, उसको हटाया, मार दिया उसको। उसके बाद फिर आप अशोक की बात करें तो क्योंकि प्रजा सेटिस्फाइड थी इसलिए राजा माना। डेस्पोटिक का ठीक उल्टा मैंने क्या बताया? डेमोक्रेसी। अब आप मुझे ये बताओ कि मोदी चुना गया, किसने चुना? आप ही लोगों ने चुना। मतलब आप लोगों ने क्या दिया उसको? लेजिटिमेसी दी, कानूनी रूप दिया कि आप एक तरीके से हमारे राजा ही हैं, आपको ही कंट्रोल करना सब कुछ। हालांकि राजा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट अल्टीमेटली वही है, वैसा ही कुछ है, राइट? तो अशोक की बात करो या मोदी की बात करो, लेजिटिमेसी कौन देता है? लोग, प्रजा देती है, ठीक है। वैधता प्रजा ही देगी ना, तो ये जरूरी है। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। कौन सा धर्म अपनाया? आजीविका पंथ, उसने वो अपनाया। और फिर अशोक आया, क्या अपना दिया? बौद्ध। इसके बेटे ने ये, इसके बेटे ने ये, और इस खुद ने ये। क्यों करा होगा ऐसा इन्होंने? पागल हो गए थे क्या? सठिया गए थे? एक जैन बन गया, एक आजीविका में चला गया, और एक बुद्ध बन गया। उसका बहुत सिंपल कारण है, इनके जमाने में जिस धर्म का ज्यादा प्रभुत्व था, जो धर्म ज्यादा लोग मानते थे, वो उसमें कन्वर्ट होते थे और उस धर्म को एक्सेप्ट करके उसका संरक्षण करते थे, ताकि लोगों की लेजिटिमेसी रहे हमारे पास। तो इनके जमाने में जैनिज्म हो रहा होगा, इनके जमाने में आजीविका रहा होगा, और इनके जमाने में किसका प्रभुत्व स्टार्ट हुआ? बौद्ध का। थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा अपने पढ़े हुए इतिहास से, मैं हमेशा वही बोलता हूं। मैं हर बार अलग तरीके से समझना पड़ेगा इतिहास को, हर बार। ओके, तो थोड़ा झेलना उसको। उस वक्त देखो ना, क्यों उस वक्त ही जैनिज्म और बुद्धिज्म चल रहा था? लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपने जीवन से, लोगों को चाहिए थी शांति, प्लस वो धार्मिक आंदोलन वगैरह भी शुरू हो रहे थे, जहां पर इन दोनों धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा था धार्मिक आंदोलनों की वजह से। तो लोगों को शांति चाहिए थी, लोग झगड़ झगड़ के थक गए थे, इसीलिए जैन और बौद्ध का प्रभाव रहा उस वक्त, उनके जमाने में, मौर्य की शुरुआती चरण में। बाकी फिर वो बाकी सब क्या है फिर जी के। चंद्रगुप्त मौर्य आया, 25 साल राज किया। बिंदुसार आया, 25 साल राज किया। अशोक आया, 36 साल राज किया। प्लस आप 4 और जोड़ लो, क्योंकि 4 साल तो राजा बनने में लगे, ताजपोशी में लगे थे, तो 40 साल, 25-25 तीनों आए, तो तीनों अकेलों ने कितने साल राज कर लिया? 90। फिर कमजोर पीढ़ी आई, फिर 13 साल राज किया, 8 साल राज किया। फिर वो आखिरी वाला, वो बृहदत्त, जिसको पुष्यमित्र शुंग मार देगा, उसका जनरल, 2 साल राज किया, क्योंकि वो बचा नहीं पा रहा था, यूनानियों से हमले हो रहे थे लगातार। यूनानियों से दोस्ती इन्होंने की थी, शादी वादी रचा के। बाद में क्या होना था? तो संधि थोड़ी ना है। तो ये रहा। अकबर को देखो ना, अकबर चाहता तो क्या पूरे राजपूत या राजपूतानों को समाप्त नहीं कर सकता था? सेना के मामले में ज्यादा सैनिक थे, बहुत ज्यादा थे, और राजपूताना में कम थे, सबको पता था। बट स्टिल खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको भी पता था कि अगर मैं दबाव डालकर किसी एक साम्राज्य को खत्म करूंगा तो वहां के लोग मुझे राजा नहीं मानेंगे। तो क्या करो? शादी। क्योंकि ससुर जी फिर दामाद को कभी पीटेगा नहीं, तो शादियां करी, शादियां रचाई, बहुत सारी चीजें करी थी, ठीक है। वतन जागीरी करके भी एक कुछ सिस्टम लाया था कि राजपूतों को जमीनें देंगे, वो सब। तो लेजिटिमेसी इस चीज से मिलती है। ओके, आई होप समझ में आ गया है कि प्राच्य निरंकुशता का मतलब क्या होता है और ये कितना गलत लिखा है इंडिया के बारे में।
इंडिया में राज्य निरंकुशता थी, जबकि इन एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, नहीं थी। ओके, राजा जो कहता था वो होता था, ऐसा नहीं था। राजा को प्रजा के हिसाब से चलना पड़ता था, भले ही वो अकबर हो, भले ही वो मौर्य हो, कोई भी हो, भले ही वो मोदी हो। आया समझ में? ये है इसका मीनिंग। आगे लिखो। लेटर ऑन सम ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस, आगे चलकर कुछ अंग्रेज साम्राज्यवादी, लेटर ऑन सम ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, आगे चल के कुछ अंग्रेज साम्राज्यवादी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस, प्रशासनिक इतिहासकार, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस, प्रशासनिक इतिहासकार, ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री, ने भारतीय इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया। ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री, ने भारतीय इतिहास के बारे में लिखना शुरू किया। विथ सम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ लक्ष्यों के साथ। विथ सम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ लक्ष्यों के साथ। कैसे लक्ष्य? लिखो। द बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण है द बुक ऑफ विलियम हंटर, विलियम हंटर की पुस्तक, द बुक ऑफ विलियम हंटर, विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान, भारतीय मुसलमान। डेट लिखना है इसकी 1876, 1876। एंड विंसेंट स्मिथ और विंसेंट स्मिथ की, एंड विंसेंट स्मिथ और विंसेंट स्मिथ की द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास। द अर्ली या शुरुआती बोलते हैं उसको, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का शुरुआती इतिहास। ये लिख लो इसमें डेट 1900, 1900। अच्छा, इंडियन मुसलमान से क्या समझ में आ रहा है? आप इस लेक्चर से जोड़ के देखो ना, अभी तक यहां तक सब सही था, अच्छा बुरा दोनों बोलते थे, उसके बाद में दो टुकड़े हुए, लेकिन दोनों टुकड़े होने के बावजूद किसी ने इतिहास नहीं लिखा, अपने नोट्स ही बनाए केवल। फिर यहां आके इंपीरियलिस्ट राइटर्स ने क्या करना चालू किया? किताब लिखनी शुरू करी। अब इसी इंपीरियलिस्ट राइटर में से और कौन आ चुके हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस, प्रशासनिक इतिहासकार। अब तो ये सरकारी हो गए। ये इतिहासकार कौन है? सरकारी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर काम कर रहे हैं ये दोनों। तो प्रशासन के अंदर यानी किस प्रशासन के? अंग्रेज प्रशासन के अंदर। और किताब का नाम क्या लिखा है इसने? इंडियन मुस्लिम। मतलब अब शुरुआत किस चीज की होने वाली है? एक अनऑफिशियल काम की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये किताब का असर हो रहा है समय के साथ साथ, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या समझते थे पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। अंग्रेज पता है क्या समझते थे? 1856 से पहले की अगर बात करें तो अंग्रेजों को लगता था कि मुसलमान ही हैं जो हमें भारत से हटाना चाहते हैं। ऑब्वियस था, इसीलिए लगेगा क्योंकि मुगलों के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। तो उन्हें ऐसा लगता था कि मुस्लिम ही हैं जो हमें हटाना चाहते हैं। लेकिन 1857 के बाद पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया और समझ में आ गया कि हटाना तो कोई और चाहता है, हिंदू। ओके, तो अब डिवाइड एंड रूल टाइप की एक पॉलिसी, अनऑफिशियल पॉलिसी, ठीक है, अनऑफिशियल पॉलिसी थी ये, वो शुरू की जाए। क्योंकि 1857 में आंदोलन हुआ तो एक वो यूपी, हिंदू, बंगाल, उसके बाद में जो भी आंदोलन हुए बंगाल में हिंदू, मेजॉरिटी में कौन मिलता था? हमेशा हिंदू मिलते थे। तो पर्सपेक्टिव इनका बदल गया और फिर इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की कि फूट डालो और राज करो का सिद्धांत हमें अपनाना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स को, इनको ये कहना है कि कुछ ऐसा करना था हमें डिवाइड एंड रूल के जरिए, किताबों के जरिए, कि हमें मुस्लिम का सपोर्ट अब मिलना शुरू हो जाए धीरे धीरे। यही आगे चल के फिर मुस्लिम लीग वो आगे
सब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, बट सपोर्ट की जरूरत अब पड़नी थी। तो बुक में बहुत डेस्परेटली लिखने की कोशिश करी कि शायद बहुत से अधिकार जो मुसलमानों को मिलने चाहिए वो भारत में नहीं मिल पाते, और मुस्लिम भारत के अंदर एक बैकवर्ड सोसाइटी है, पिछड़ा समाज बन चुका है। पहली बार ये इस पुस्तक में द इंडियन मुस्लिम में लिखा गया था। ओके, तो लोग पढ़ेंगे इसी चीज को। तो दूसरी किताब कौन सी है? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसके 2 वॉल्यूम है कुल मिला के, 2 पार्ट है इस बुक के। पूरी अर्ली का मतलब ये मत समझना थोड़ा पहले का, प्राचीन इतिहास, पूरा प्राचीन इतिहास। आपको याद है ना अलेक्जेंडर? भारत में जब वो आया था, टेक्निकली वो भारत में आ ही नहीं पाया था। आज जो अपन भारत बोलते हैं ना, उससे तो वो थोड़ा दूरी था। एक नदी थी झेलम, उसको पार नहीं कर पाया था वो। ओके, और फिर उसने डिसाइड किया था कि बस इतना बहुत है, फ्रेंडशिप वगैरह कर ली अलग अलग राजाओं से। कुछ छोटे राजा क्या, एक छोटी सी स्टोरी भी है, ठीक है, कि वो एक राजा को हरा देता है, उसके बाद खुश होके उसकी दरिया दिली देखकर वो उसको वापस दे भी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी समय के रहेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को आने में टाइम लगेगा। सेल्यूकस निकेटर सुबह आपने नाम लिया था, अलेक्जेंडर का वो जनरल जो भारत के हिस्से के क्षेत्र में रहेगा, और अलेक्जेंडर के मरने के बाद सारे जनरल आपस में लड़ेंगे, ठीक है, जिसमें एंटीगोनस और सेल्यूकस निकेटर 2 रहेंगे। एंटीगोनस यूरोप की तरफ रहेगा और ये वाला इंडिया की तरफ रहेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य मदद करेंगे। 500 हाथी, कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी दिए थे। और उसके बाद में शादी वादी हेलेना से शादी ब्याह करने के बाद फ्री हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो किताब है ना, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको जब पढ़ने जाओगे तो इसका पूरा 1/3 सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर के बारे में है। तो किस तरीके से शो किया जा रहा है कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, और उसमें ज्यादातर पार्ट किसके बारे में दिखाया जा रहा है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम ही हैं जो तुम्हारा इतिहास बनाने आ रहे हैं, उससे पहले तुम्हारा कोई इतिहास नहीं था, ठीक है। और यही कारण है कि क्यों ज्यादा इज्जत दी जाती है कुषाण को, शाक को, पार्थियन को, इंडो ग्रीक को। ये क्या पूरे भारत में आ गए थे? ये बॉर्डर पे रहे हैं हमेशा, पंजाब के उधर ही रहे हैं, थोड़े बहुत आ भी गए हो कश्मीर पंजाब में तो चलता है, पूरे भारत पे कभी नहीं आए हैं ये। तो ये कुषाण, शाक वंश, पार्थियंस एक और होते हैं, और कौन होते हैं? इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी। इनको इज्जत इसलिए दी जाती ज्यादा कि यही आए हम पर, और हमें हराने के बाद या एक्सेप्टेंस के बाद इन्होंने हम पर राज किया, ये बताया गया। तो ग्लोरीफाई किया जाता है इनको साबित करने के लिए कि यही तो है जिन्होंने इंडिया को स्थापित किया था। इंडिया स्थापित नहीं था, ये लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार के हो गए। अब इसके बाद आएगा तीसरे प्रकार का ग्रुप। आगे और चीज बदलेंगी। अब समझ में तो आ रहा ना ग्रुप्स क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से लिख रहे हैं। तीसरे ग्रुप का नाम लिखो, इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। इसमें लिख लो ये ग्रुप क्या था। ये नया ग्रुप है, अब वो 2 पुराने हो गए। दिस वॉज द कल्विनेशन ऑफ ट्रेडिशन, यह संस्कृति का मिश्रण था। दिस वॉज द कल्विनेशन ऑफ द ट्रेडिशन, यह उस संस्कृति का मिश्रण था विच वॉज स्टार्टेड बाय ओरिएंटलिस्ट, जो ओरिएंटल वादियों ने शुरू की। विच वॉज स्टार्टेड बाय ओरिएंटलिस्ट, जो ओरिएंटल वादियों ने शुरू की, फुल स्टॉप। दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट सेम कॉन्सेप्ट, इन्होंने भी उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा की। दे ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट, इन्होंने भी उसी सिद्धांत की चर्चा की। सच एज स्टैग्नेंट और स्टैटिक सोसाइटी, जैसे कि स्थायित्व में आया समाज, लाइक स्टैटिक और
स्टैग्नेंट सोसाइटी जैसे स्थायित्व में आया समाज, कॉमा, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य निरंकुशता। रिमेंबर कीवर्ड्स लिखने हैं आपको अपने आंसर्स में, ओके ये वर्ड्स ही आपको आगे ले जाएंगे। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य निरंकुशता, कॉमा, रॉन्ग पीरियोडाइजेशन, गलत समय आकलन, रॉन्ग पीरियोडाइजेशन, गलत समय आकलन। तो किसके बीच में गलत समय आकलन, ब्रैकेट में लिख लो, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड, हिंदू मुस्लिम और अंग्रेजों के काल में, मिक्स नहीं कर पाते थे वो, बिटवीन हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड, हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज काल में, ब्रैकेट क्लोज। और हमेशा का फेवरेट, एंड आर्यन इन्वेजन, और आर्यों का हमला। तो क्या हुआ, ये तो ओरिएंटलिस्ट के सेम टू सेम हो गए, थोड़ा फर्क था। बट द ओनली एरिया वेयर दे वर डिफरेंट, किंतु केवल एक क्षेत्र जहां वे अलग थे, बट द ओनली एरिया वेयर दे वर डिफरेंट, किंतु एक क्षेत्र जहां वे अलग थे, was that they applied some broader theories, वो था इतिहास के बड़े सिद्धांतों को लागू करना, was that they applied some broader theories of history, इतिहास के कुछ बड़े सिद्धांतों को लागू करना, जैसे कि सच एज हीगल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हीगल ऐतिहासिक दर्शन शास्त्र, हीगल्स फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हीगल का ऐतिहासिक दर्शन शास्त्र। हीगल सुना है आपने? नहीं? जैसे कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स का ही समकालीन हीगल, उन सबके सिद्धांत थे इतिहास को पढ़ने के, ब्रॉड बेस बनाने के। तो अब यहाँ पर हीगल की थ्योरीज आने लग गई, ओके लिख लो इसके बारे में, हीगल कौन था, क्या था। जैसे कार्ल मार्क्स तो पता होगा पूरा अच्छे से, क्या बोलता है कार्ल मार्क्स, साम्यवाद, कम्युनलिज्म। लेकिन कम्युनलिज्म बोलने से पहले कार्ल मार्क्स के थॉट क्या थे, वर्ग भेद। हर सोसाइटी में क्या होते हैं, क्लास होती है, वर्ग होता है। कार्ल मार्क्स के दिमाग में ये जो जहर डालने का काम किया था वो हीगल ने किया था, ओके। तो हीगल क्या कहता था, हीगल ये कहता था कि हर समाज में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो इन्होंने बोला अच्छा वर्ग होते हैं, वर्ग नहीं होने चाहिए, एक ही वर्ग होना चाहिए, वो 3, फिर वो अलग कहानी है पूरी। लिख लो, अलग से लिखना। लेकिन हीगल स्टेट्स दैट देयर आर क्लास इन सोसाइटी, हीगल कहते हैं कि समाज में वर्ग भेद होता है, समाज में वर्ग होते हैं, एंड चेंजेस विद टाइम, और समय के साथ बदलाव आता है। हीगल सेज देयर आर क्लास इन सोसाइटी एंड चेंजेस विद टाइम, वर्ग भेद होते हैं और समय के साथ बदलाव आता है। इसको निचोड़कर शानदार किसने बना दिया, कार्ल मार्क्स ने। बस उसने ये बोल दिया था समय के साथ बदलाव आता है, तो कार्ल मार्क्स ने पढ़ा और अपने तरीके से पढ़ा, जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा इतिहास रच देता है, ओके ये हुआ था। लेटर कार्ल मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड, बाद में कार्ल मार्क्स पर प्रभाव पड़ा। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे फिर से एक हिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है। हीगल और कार्ल मार्क्स के हिसाब से एक ही बात है, समाज होता है, उसमें वर्ग भेद होते हैं और समय के साथ क्या आता है, चेंज। तो इतिहास क्या है, द चेंज इन सोसाइटी। समाज में जब जब बदलाव आएगा उसको इतिहास बोला जाएगा, ओके यहां से डेफिनेशन निकलती है। बट
भारत में तो कोई बदलाव था ही नहीं, जैसा था वो पता नहीं कब से वैसा का वैसा चले आ रहा था, राइट। तो इसीलिए भारत को क्या बोला, स्टैग्नेंट सोसाइटी, स्थायी समाज है, बदलाव नहीं आता, वर्ग है फिर भी बदलाव नहीं आता यहाँ पर। तो हमारे लिए वो बहुत सही था कि सब कुछ तो ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा था ना, क्योंकि वो सिद्धांत पढ़ के आए थे महान लोगों के कि नहीं, उन्होंने बोला है समाज होता है तो समाज में समय के साथ बदलाव आता है। इनका तो 10,000 साल से वही कोई बदलाव ही नहीं है, वैसे के वैसे क्यों है, क्योंकि यहाँ के सिद्धांत अलग थे, थ्योरीज क्लैश होना स्टार्ट हुई यहाँ पर। इन देयर राइटिंग, इनके लेखों में पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑलवेज डोमिनेटेड, राजनीतिक तत्वों का प्रभुत्व ज्यादा रहा। पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑलवेज डोमिनेटेड, राजनीतिक तत्वों का प्रभुत्व ज्यादा रहा। तो ये तीसरे में आपको क्या मिल जाएगा, डोमिनेंस किसकी रहेगी, राजनीति की। अब यहां राजनीति को ज्यादा बल दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, दे जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल, वे उपनिवेश को सही ठहराते रहे। दे जस्टिफाइड द कॉलोनियल रूल, उपनिवेश को सही ठहराते रहे। दैट दे कुड कंटिन्यू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिससे आगे ब्रिटिश राज भारत में बना रहे। दैट दे कुड कंटिन्यू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिससे आगे ब्रिटिश राज भारत में बना रहे। चौथी हेडिंग, चौथा पॉइंट, फिर से नया ग्रुप। अब कौन सा नया ग्रुप, अब तो हो गया ना, ये सब तीनों ग्रुप हैं अंग्रेजों के, और अंग्रेजों ने अब बहुत गलत बोल दिया है। अब हमारी टीम आएगी, नेशनलिस्ट ग्रुप, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जो इतिहासकार थे ही नहीं, बस क्योंकि इतना सुन सुन के कान पक गए थे, तो अब ये था कि अब अपन को भी लिखना कुछ। मेरे हाथ कपकपा रहे हैं लिखने के लिए, मेरे को एक मोर पंख ला के दो, मतलब वैसा। चौथा, इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टीरियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ये तीन का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, ये चौथा, कि तुमने इतना बोला, अब थोड़ी हमारी भी सुन लो, हम भी पढ़े लिखे हो गए हैं अब, राइट। और इनमें बोलने वाले कौन होंगे सबसे पहले, ये वो होंगे जो समाज सुधारक आंदोलन से निकलने वाले हैं, राजा राम मोहन रॉय, ओके, जो बदलाव भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो डैमेज बहुत कर दिया इन लोगों ने, ओरिएंटलिस्ट ने भी कुछ डैमेज किया, उससे ज्यादा दूसरे ने किया, उससे ज्यादा तीसरे ने डैमेज कर दिया भारतीय समाज के बारे में, इतिहास को। तो अब सही करने की बारी आ गई थी, लेकिन इसमें भी कुछ सही नहीं होने वाला, इसमें उल्टा हो जाएगा, समाज की बुराइयां ज्यादा लिखेंगे। भारतीय समाज में सती प्रथा, भारतीय समाज में बाल विवाह, ये सब चलता, हाँ सब बढ़िया है लेकिन ये भी है। तो फिर से क्या हो गया, ओरिएंटलिस्ट वाली बात हो गई, आप अच्छा भी लिख रहे हो और आप बुरा भी लिख रहे हो, लेकिन इस बार आप बुरा क्यों लिख रहे हो, ताकि वो हट जाए, वो बुराई समाप्त हो जाए। लिख लीजिए इसमें, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ कॉलोनियल राइटिंग्स, औपनिवेशिक लेखों के जवाब में, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ कॉलोनियल राइटिंग, औपनिवेशिक लेखों के जवाब में, द इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय भी भारत का इतिहास लिखने लगे। इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय भी भारत का इतिहास लिखने लगे। इन्होंने बात भी की वुमेन कंडीशन की, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये भी बताया कि हमेशा से खराब स्थिति नहीं थी, आप ऋग्वेद ओपन कीजिए जहां पर महिलाओं का सम्मान होता था, ओके। इस तरीके से, अब ये तो बम फोड़ दिया आपने। लिखिए आगे। सो द नेशनलिस्ट
हिस्टोरियोग्राफी, अतः राष्ट्रवादी इतिहास लेखन are only term used in comparative sense, केवल तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ते रहे, are only terms used in comparative sense, केवल तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ते रहे, in contrast to colonial writings, अंग्रेज लेखन के समानांतर, इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉलोनियल राइटिंग्स, अंग्रेज लेखन के समानांतर, हिंदी वाले आगे लिख लो, और विपरीत भी, आपने लिख लिया कॉन्ट्रास्ट। दे आर फिल्ड विथ लिजिटिमेट नेशनल प्राइड, यह राष्ट्रीय गौरव से भरे हुए थे। They were filled with legitimate national pride, यह राष्ट्रीय गौरव से परिपूर्ण थे। ठीक है, एक भारतीय व्यक्ति भारत का इतिहास लिखेगा तो गौरव तो रहेगा ना पूरा, कि अच्छा ही लिखूंगा। इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, इतिहास लेखन की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, इतिहास लेखन की प्रक्रिया में, they started focusing more on religion and society, उनका ध्यान धर्म और समाज पर ज्यादा हुआ। They started focusing more on religion and society, उनका ध्यान धर्म और समाज पर ज्यादा रहा। Especially in social reforms, विशेष तौर पर समाज सुधार में, स्पेशली इन सोशल रिफॉर्म्स, विशेष तौर पर समाज सुधार में। दैट इज द रीजन, और यही कारण है, दैट दे केम अप विथ सम रॉन्ग कॉन्सेप्ट, कि वे कुछ गलत सिद्धांतों पर आ गए। That they came up with some wrong concepts, कि वे कुछ गलत सिद्धांतों पर आ गए। Such as the, जैसे कि क्या क्या लिखा इन्होंने, Ancient Republican System, प्राचीन गणराज्य व्यवस्था, Ancient Republican System, प्राचीन गणराज्य व्यवस्था, कॉमा, A complete opposite आर्यन थ्योरी, आर्य सिद्धांत के विपरीत का सिद्धांत। A complete opposite of आर्यन थ्योरी, आर्य सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत, कॉमा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, वेदों का गलत अर्थ निकाल लेना। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, वेदों का गलत अर्थ निकालना, कॉमा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर चोल, और चोल शासन में स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर चोलास, चोल शासन में स्थानीय स्वशासन, फुल स्टॉप। बट देवर सम हिस्टोरियंस, किंतु कुछ इतिहासकारों ने, किंतु कुछ इतिहासकार, बट देर वर सम हिस्टोरियंस, किंतु कुछ इतिहासकार थे, दोज हु यूज सोर्सेस प्रॉपरली, जिन्होंने स्रोतों का सही इस्तेमाल किया। दोज हु यूज सोर्सेस प्रॉपरली, जिन्होंने स्रोतों का सही इस्तेमाल किया, टू राइट द हिस्ट्री, इतिहास लिखने में। और उसमें सबसे बड़ा नाम है आर.सी. दत्त, लाइक आर.सी. दत्त, जैसे कि आर.सी. दत्त, इनकी किताब का नाम लिखो,
सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की सभ्यता। सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की सभ्यता। तो अपन को पहला नाम मिल गया है। हमने उनका नाम नहीं लिखा है जो मिसयूज करके गलत गलत चीजें लिख रहे थे। क्या गलत लिख रहे थे वो हमने लिख दिया, बट सच्चे मायनों में सही इतिहास किसने लिखा है भारतीय की तरफ से? आरसी दत्त ने। एक और का नाम लिख लो, एक और नाम सुना होगा, आर के मुखर्जी, वो भी लिखो, आर के मुखर्जी। इनकी किताब का नाम लंबा है, नाम लिखो, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, भारतीय समुद्री व्यापार का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट शिपिंग, भारतीय समुद्री व्यापार का इतिहास एंड मैरी टाइम एक्टिविटी, और समुद्री व्यापार एंड मैरी टाइम एक्टिविटी, और समुद्री कार्य, बस मैरी टाइम एक्टिविटी, समुद्री कार्य। अब ये दोनों प्योर निकल के आए इस चौथे में से। ओके, दे ट्राइड टू राइट मोर ऑन मटेरियल कल्चर, इन्होंने भौतिक संस्कृति, दे ट्राइड टू राइट मोर ऑन मटेरियल कल्चर, इन्होंने भौतिक संस्कृति, कॉमा, पॉलिटिक्स, राजनीति एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन पर ज्यादा लिखने की कोशिश की। एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन पर ज्यादा लिखने की कोशिश करी। बट इवन दीज हिस्टोरियंस, पर फिर भी यह इतिहासकार, बट इवन दीज हिस्टोरियंस, पर फिर भी यह इतिहासकार, समटाइम्स कम विथ रॉन्ग कंक्लूजन्स, कभी कभार गलत निर्णय पर भी आए। समटाइम्स कम विथ रॉन्ग कंक्लूजन, कभी कभार गलत निर्णयों पर भी आए। सच एज डेस्परेट एफर्ट्स टू स्यू इंडियन यूनिटी, जैसे कि वे बताते थे कि भारत एक नहीं अखंडित, भारत एक नहीं खंडित था। सच एज डेस्परेट एफर्ट्स टू स्यू इंडियन यूनिटी, वे बताते थे कि भारत एक नहीं खंडित था। तो वो सही भी बोलते थे लेकिन कई बार गलत कंक्लूजन पे आ जाते थे। जैसे कि क्या, भारत एक नहीं था, भारत क्या था, बहुत ही ज्यादा खंडित था, पूरा ही टुकड़ों में बटा हुआ था। सही मानो या गलत मानो, अपन क्या कहा जा सकते हैं। चलो वापस वहीं, अशोक, मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड। मौर्य के बाद गुप्त। दो प्रकार की व्यवस्था होती थी, केंद्रीयकृत और विकेंद्रीकृत। ओके, मौर्य अशोक के टाइम या मौर्य के समय कैसी व्यवस्था थी, केंद्रीयकृत थी या विकेंद्रीकृत थी? केंद्रीयकृत थी। अशोक है तो वो क्या करेगा, कोशिश कि सारी ताकत मेरे पास ही रहे। सही भी है गलत भी है। कैसे सही है? कुछ इतिहासकारों का मानोगे तो बोलेंगे कि नहीं, आप अशोक को क्या मान सकते हैं, सेंट्रलाइज मान सकते हैं, किताबों में भी लिखा रहता है केंद्रीकृत व्यवस्था है। ओके, लेकिन जब आप उर्मिला थरूर को पढ़ोगे, एक नाम लिखो, अलग से लिख लेना कहीं पे, उर्मिला थापड़ नाम है उनका, उर्मिला थापड़। उर्मिला थापड़ ने अशोक के बारे में जो बताया है उसमें अलग ही कहानी बता दी कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था अशोक का। हम हर किताब में पढ़ते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था थी। उर्मिला थापड़ बोलती है नहीं थी, बहुत छोटा क्षेत्र था जो डायरेक्ट सम्राट के अधीन रहता था। बाकी सारे क्षेत्र के अलग अलग सूबे होते थे, छोटे राजा होते थे जो मानते थे कि अशोक हमारा सम्राट है। ये था। तो अब केंद्रीयकृत कैसे हो गया? केंद्रीयकृत का मतलब तो यही होना चाहिए था ना कि सब अशोक का सब था, लेकिन कुछ क्षेत्र उसके खुद के पावर में रहता था, पूरा का पूरा, उसको मैं सेंट्रलाइज बोलूंगा। बाकी के क्षेत्र क्या थे,
वो मानते थे कि हाँ अशोक हमारा राजा है, ओके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इट वॉज नॉट ट्रू बेसिकली, ठीक है। समुद्रगुप्त, जिसके बारे में बोला जाता है कि भैया उसने तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंडिया को पूरा ओवरऑल कब्जे में लिया था, गुप्त साम्राज्य, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइजेशन, क्या मानोगे आप उस वक्त अब, ओके। नेशनलिस्ट ने फिर बहुत सारी हाईलाइट थी और हिंट देने की कोशिश करी और उसको अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया कि समुद्रगुप्त तो भयंकर ही महान था, ओके। नेशनलिस्ट की वजह से वो ज्यादा महान हुआ, ये चौथे पॉइंट की वजह से उसे महान किया गया है, ओके। क्यों महान किया गया? एक वो प्रयाग प्रशस्ति होती है, प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग का जो शिलालेख है, पत्थरों में जानकारी जो लिखी हुई है, पूरी की पूरी समुद्रगुप्त के बारे में लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है? उसने किन किन राजाओं को हराया। तो समुद्रगुप्त से प्रयाग एडिक्ट्स जुड़ गए, उसमें लिखा हुआ है सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में और लिखा हुआ है कि किन किन राजाओं को हराया। तो नेशनलिस्ट को मटेरियल मसाला मिल गया समुद्रगुप्त को एक महान राजा बनाने में, बताने में, ओके। हमें थोड़ा ना पता आपको हमको कि महान होगा या नहीं होगा, हम तो जो वो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं कि सही है यार गलत है, राइट। फिर वो नाम दिया गया था ना, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त होता है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी नेशनलिस्ट में थोड़ी सी पॉजिटिव साइड तो थी कम से कम, ओके। ट्रू हिस्ट्री वो भी नहीं दे पाए क्योंकि जितने भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो असल में इतिहासकार थे ही नहीं, उनको तो केवल इन 3 पॉइंट्स का जवाब देना था, ओके। ये हुआ था, डिबेट करनी थी कि हम कॉलोनियल एरा का समर्थन नहीं करते, हम एंटी कॉलोनियल है, हम उपनिवेश के खिलाफ बात करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वैसा लिखना शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इन सभी के अलावा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन सभी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, डेफिनेटली द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस सक्सीडेड, निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी इतिहासकार सफल हुए। डेफिनेटली नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस सक्सीडेड, निश्चित ही राष्ट्रवादी इतिहासकार सफल हुए। किस बात में सफल हुए? भारतीयों के दिलों में आग लगाने के लिए। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इतिहास है क्या। अंग्रेजों ने बिल्कुल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी इतिहास को, राष्ट्रवादी ने बिल्कुल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। इतिहास तो बीच में ही रहेगा ना, दोनों का मिक्सिंग। हर इंसान पूरा अच्छा है पूरा बुरा है ऐसा तो होता नहीं, मिक्सिंग रहनी चाहिए। इन जनरेटिंग द एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन इंडिया, उपनिवेश विरोधी भावना भारत में जगाने में। इन जनरेटिंग द एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन इंडिया, उपनिवेश विरोधी भावनाएं भारत में जगाने के लिए। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, दे एटलीस्ट गॉट द ट्रेडिशन ऑफ री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदी में बोलता हूं मैं, और उसी समय भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या करने का मौका भी मिल गया। दे एटलीस्ट गॉट द ट्रेडिशन ऑफ री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या करने का मौका भी मिल गया। बैलेंस देख रहे हो आप आंसर्स में, सब बैलेंस लेके, बायस्ड हुए, मार्क्स कटे, ओके। राष्ट्रवादी सोच के हिसाब से लिख डाला, सब महान अशोक, सब बढ़िया। क्वेश्चन को देखना फिर परखना कि क्या करना है। आगे, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारी कमियां भी थी इनमें। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाऊंगा एक व्यक्ति का, केपी जायसवाल। केपी जायसवाल ने एक किताब लिखी थी, हिंदू पॉलिटी, ठीक है, हिंदू राजनीति। अब उस किताब ने इतना ज्यादा कोशिश करी ये प्रूव करने की कि मौर्य साम्राज्य में क्या चलता था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी।
ये कुछ और बोल रहे हैं बाय द वे, ये भी इतिहासकार ही है। किसकी बात मानोगे? अपन बात मानेंगे कंपटीशन वाली बुक्स की, ठीक है, कि वो उस कंपटीशन वाली किताब में ये लिख रखा है। अब वो कंपटीशन किताब की कॉपी दूसरी कंपनी करेगी, फिर तीसरी कंपनी करेगी, तो अपन को लगेगा 10 किताबों में एक जैसा ही नाम लिखा है, तो अपन ये मान लेते हैं। फाइनल नहीं करना है आपको, बात करनी है हिस्ट्री की, और मौर्य की बात करनी कि सेंट्रलाइज था या नहीं था। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, उर्मिला थापर भी जो मना करती है कि नहीं था, और फिर ये केपी जायसवाल भी जो हाँ बोलते हैं कि हाँ सेंट्रलाइज सिस्टम था। बाकी सरकार का काम, आपको थोड़ा ना इतिहास बनाने बैठना है, आपको बताना है मुझे ये पता है, मैंने बता दिया आपको, आप खुश हो क्या? बस ओके। लोग एक ही नाम दे के आ जाएंगे तो आधे मार्क्स मिलेंगे, लोग दोनों नाम लेकर आएंगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन ही मैंने इसलिए बनाया था कि ये बैलेंस बना के लेकर आया आंसर के अंदर। मतलब इसको ओवरऑल सब पता है, केवल एक चीज नहीं पता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम था। इसको ये भी पता है कि शायद हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज भी हुआ होगा, विकेंद्रीकृत भी रहा होगा, बस आइडिया है, देना है। द हिस्टोरिकल मेथड, पहला पॉइंट लिखो। अब ये चौथे पॉइंट का 3-4 पॉइंट लिख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा लेक्चर। पहला पॉइंट, द हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट यूज्ड सच एज एविडेंस एंड सोर्सेज। ऐतिहासिक तरीकों में तथ्य और स्रोतों का इस्तेमाल शायद ही किया जाता था। द हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट यूज्ड सच एज एविडेंस एंड सोर्सेज। ऐतिहासिक तरीकों में तथ्य और स्रोतों का इस्तेमाल शायद ही किया जाता था। उदाहरण, एग्जाम्पल, केपी जायसवाल द हिंदू पॉलिटी। केपी जायसवाल की हिंदू पॉलिटी या हिंदू राजनीति। It tried to prove centralized character of Maurya state. इसने मौर्य काल में केंद्रीकृत व्यवस्था की बात कही है। It tried to prove centralized character of Mauryan state. इसने मौर्य समय में केंद्रीयकृत व्यवस्था की बात की है। तो केपी जायसवाल ने कैसे बात कर दी, ऐसे कैसे डायरेक्ट बोल दिया? लिखा है ना कि इनकी बातों को एविडेंस, इतिहास का स्रोत नहीं माना जा सकता इनकी किताब को, और ना ही एक एविडेंस माना जा सकता, ना तो सबूत मानोगे ना स्रोत मानोगे। तो केपी जायसवाल ने ऐसा कैसे बोल दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, क्या पढ़ी होगी इसने? अर्थशास्त्र, जिसमें लिखा रहता है मिलिट्री ऐसी होना, साम्राज्य का विस्तार होगा तो ऐसे मैनेज करना, हर चीज लिखी हुई है। बस उसको पढ़ के क्या बोल दिया कि मौर्य में क्या होता था, केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी। मानना नहीं मानना, उस वक्त अपन थे नहीं। ठीक हो गया। एक और लिखो, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। और प्राचीन भारत में एक जवाबदेह सरकार थी। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, और प्राचीन भारत में जवाबदेह सरकार थी। दूसरा पॉइंट, शुविलिस्टिक क्लेम्स, चौंका देने वाले गलत दावे। शुविनिस्टिक, CHAUVILISTIC, शुविलिस्टिक क्लेम्स, चौंका देने वाले दावे। ब्रैकेट में लिखो फॉल्स ग्लोरी, गलत महिमा। फॉल्स ग्लोरी, गलत महिमा। हम नेशनलिस्टों के बारे में लिख रहे हैं कि उनकी गलतियां क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या करा है। फॉल्स ग्लोरी भी बताइए, ये महान वो महान, शायद महान ना हो। तीसरा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस, परस्पर विरोधाभास। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस, परस्पर विरोधाभास
इसमें लिख लो, समटाइम्स दे वर गिविंग द कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभार वे परस्पर विरोधी बातें करते थे। समटाइम्स दे वर गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभार वे परस्पर विरोधी बातें करते थे। ठीक है, परस्पर विरोधी बातें कैसे करते थे? जैसे उन्होंने ये बोल दिया कि मौर्य साम्राज्य में मिलिट्री जो थी वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य में जो धर्म चलता था वो नॉन वायलेंट चलता था, बुद्ध धर्म। तो दोनों एक साथ कैसे? एक तो सबसे आक्रामक मिलिट्री रख रखी है और दूसरी तरफ धर्म का पालन कौन सा हो रहा है? बुद्ध का। वो कह रहे हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। वो हमने डिस्कस कर लिया कि एक जैन था और एक आजीविका था, ये तो बुद्ध था ना। तो ये बुद्ध था तो इसके पास इतनी सेना क्यों थी, और उसके बाद फिर ये बुद्ध में क्यों कन्वर्ट हुआ? परस्पर विरोधी बातें, एक दूसरे के विपरीत बातें। ओके, उसके बाद समझ में आया कि अच्छा, अशोक पहले खराब था फिर अच्छा हुआ वो। ओके, बदलाव आया उसके जीवन में बहुत सारा। तो ये हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, लेकिन हम बात पुराने लोगों की कर रहे हैं, तो परस्पर विरोधाभास नहीं होगा। जब इतिहास लिखा जा रहा था, समझा जा रहा था, तो लोग बोल रहे थे ना कि अब तो, अभी तो तूने बोला कि बुद्ध धर्म था, अब तू बोल रहा है 6 लाख सैनिक थे, ये क्या है? तो ये विरोधाभास आने लग गया था। चौथा, द बिगेस्ट ड्रॉबैक वॉज कम्युनलिज्म, सबसे बड़ी खामी थी। तीसरा था ना ये परस्पर विरोधाभास, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरा था शोविनिस्टिक, पहला था द हिस्टोरिकल मेथड, जहां पे केपी जायसवाल लिखा ना, वो पहला पॉइंट था। चौथा, द बिगेस्ट ड्रॉबैक वॉज कम्युनलिज्म, सबसे बड़ी खामी रही सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। ठीक है, क्या आरोप लगाया गया नेशनलिस्ट राइटर के? तुम ऐसी कहानियां, ऐसी किताबें लिखते हो जो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करता है, तो तुमको मौके मिल गए हैं भारत के टुकड़े करने के। ठीक है, कैसे? जितना भी अपन ने पढ़ा, मुझे ये बताओ, हमने एंशिएंट राइटिंग के बारे में पढ़ा है, मध्यकालीन, मिडीवियल? अशोक बोल रहा हूं मैं, प्राचीन। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात किया जब अपन ने, मतलब अगला लेक्चर जो होगा वो फिर से यही वाला होगा, और उस बार क्या होने वाला है? मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन इतिहास लेखन, फिर कैसे लिखा इन्होंने आगे चल के। ओके, अब सांप्रदायिकता कैसे? यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं नेशनलिस्ट कि हिंदू मुस्लिम झगड़ेंगे या हिंदू मुस्लिम अलग अलग। सांप्रदायिकता ऐसे भड़की कि राष्ट्रवादियों ने सिर्फ प्राचीन भारत के बारे में ही लिखा, जब मुस्लिम धर्म बना ही नहीं था, और उसी को ग्लोरीफाई किया। अशोक महान, समुद्रगुप्त, और पूरा प्राचीन भारत के बारे में ही लिखा। क्या मेंशन किया मुस्लिम, मुगल? नहीं किया। तो ये आरोप लगा कि आपने तो प्राचीन भारत के बारे में बात की, मिडीवियल यानी मध्यकालीन इतिहास यानी तुगलक और फिर मुगल्स, इनके बारे में तो आपने बात ही नहीं की। तो आखिरी पॉइंट किस चीज से जुड़ गया? सांप्रदायिकता से। सांप्रदायिकता है नहीं इसमें बस ये बोला जा रहा है आपने तो केवल उसी की बात करी, प्राचीन इतिहास की, 2000 साल पहले की, अभी की बात क्यों नहीं करी? तो मुस्लिम क्या हो गए? कट हो गए नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग से, इन द फेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारतीय इतिहास में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने मुसलमानों को साइड में कर दिया, क्योंकि वो एंशिएंट की बात कर रहे थे, तो साइड करना ही था। आरोप ये लगा मिडीवियल क्यों नहीं, हम भी तो थे, ऐसे आरोप लगते रहे। बहुत बाद में आएंगे मिडीवियल राइटिंग्स तो। पांचवा लिख लो पॉइंट, रीजनल हिस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय देम, क्षेत्रीय इतिहास इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। रीजनल हिस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय देम, क्षेत्रीय इतिहास इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रवादी इतिहासकारी तो अपने क्षेत्र को जानते हैं और वो अपने क्षेत्र के बारे में छोटा छोटा इतिहास लिखने लगे। और छठा लास्ट, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास भी लिखा। इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास भी लिखा।
ठीक है। अब इस लेक्चर से जुड़ा हुआ मैं एक इंसाइट दे देता हूँ, अगर ऑप्शनल में इस लेक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए तो ये ध्यान रखना और बिल्कुल भी मत डरना, ऑथर वगैरह का कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो आप फ्री रहो थोड़ा सा। अपने आंसर्स में आप ऑथर लिख सकते हो, लेकिन एक ऑथर के बारे में पूरा कुछ पूछ लेंगे ऐसा नहीं होता है। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहना। ये जो जितना भी मैंने बता दिया ना आपको बेसिक आइडिया, इतना सफिशिएंट है, काफी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न स्कूल, ये बचे हुए हैं बस। उसके बाद सबाल्टर्न स्कूल पढ़ा क्या कभी? वो नहीं पढ़ा होगा। एक तो मार्क्सवादी स्कूल होता है और मार्क्सवादियों के अंदर सबाल्टर्न करके एक सेक्शन होता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है, और उन दोनों सेक्शन के हिसाब से मिडिवल हिस्ट्री लिखी जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमने देख लिया, अब अपन मिडिवल हिस्ट्री में मार्क्सिज्म वगैरह पढ़ेंगे।